गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टर्म 2 का क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टर्म 1 हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर पे कंप्लीट किया था टर्म 1 और स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा एग्जाम गया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हम लोगों का। और आज से हम लोग टर्म 2 का यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, आपको पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, टोटल चैप्टर्स क्या है, उसमें से क्या पढ़ना है वो पता होना चाहिए। तो देखो, जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसमें मतलब अभी तक आपको टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो 15 चैप्टर्स है इसमें। ठीक है, और इस 15 में जो आपका टर्म 1 हुआ, टर्म 1 में 8 चैप्टर्स जो थे वो टर्म 1 में आए हैं। ठीक है, तो बचा आपका 7 चैप्टर्स। ठीक है, टर्म 2 में बाकी का आपका 7 चैप्टर्स आएगा। ठीक है, अब आपको पहले ये पता होना चाहिए ये जो 7 चैप्टर है वो कौन कौन सा चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता रहेगा तब आप उसको एक टारगेट करके पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो वो कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं एपी, ये आपका एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। ठीक है, और इसके बाद है आपका चैप्टर 9 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। अब इस चैप्टर को बुक में, इस चैप्टर का बुक में नाम दे दिया जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका चैप्टर 8 था, जो कि आप टर्म 1 में पढ़े हो, उसका यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने मिल रहा होता है। मतलब क्या कि वो चीज यहाँ पर पूरा अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, आप देख पाओगे कि अच्छा ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूजफुल है हमारे लिए, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। अच्छा, इसके बाद है चैप्टर 10 जो कि है सर्कल्स। इसके बाद आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 11, और फिर है कंस्ट्रक्शन के बाद आपका मेंसुरेशन का पार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ क्लास 10th में मेंसुरेशन के केवल 2 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, एक है चैप्टर 12 और एक चैप्टर 13। 12 आप टर्म 1 में पढ़ चुके, 13 आपको इधर पढ़ना है टर्म 2 के लिए। मेंसुरेशन चैप्टर 13, और इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, यह है चैप्टर 14। अब देख लो, इसको आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत को लगता है ये क्या है, हाँ ठीक है सर बता दी, सुन लो निकाल दो, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना ताकि आपको पता रहे कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, और आज हम लोग, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, 2 पार्ट में आपको वीडियो मिल रहा होगा। पहला पार्ट जो कि ये वीडियो है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए और सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लेकर उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आओ अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चा टर्म 1 में पढ़ा है अच्छे से मैथ्स, उसको थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कुछ सुना हुआ कि हाँ ऐसा कुछ पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो टर्म 1 में ध्यान से नहीं पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर, और थर्ड वाला जो चैप्टर आपका था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उनके लिए ये नया होने लगेगा। तो अब देखो, इसको हम लोग बेसिक से लेकर चलते हैं, समझते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या है सर? ठीक है, बहुत को पता हो, बहुत लोग हंस रहे हैं, सोचिए सर कांस्टेंट बता रहे इतना इजी। ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए, जिसको नहीं पता उसके लिए बड़ा चीज है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो सारा नंबर्स है ना, एनी नंबर्स, वो जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं।
फिर सर दूसरा चीज वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या है सर? तो बच्चे जो हम अल्फाबेट्स जानते हैं उन सभी का क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स, ठीक है। अल्फाबेट जो हो रहा है होते हैं उन सबको कहते हैं हम वेरिएबल्स। अच्छा, इसके बाद आता है आपका टर्म, ठीक है। ये टर्म क्या है? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनाया जाता है क्या? टर्म, ठीक है। टर्म जैसे 2x हो गया, तो इसमें क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट दोनों चीजें, तो ये एक टर्म है। और क्या हो सकता है सर? 5x + 3, ये भी एक टर्म है। इस तरह से मतलब हम बोल सकते हैं कि ये टर्म है। और इन सभी टर्म्स को मिलाकर, यहां पर ये सिंगल रहेगा, इन सभी टर्म्स को मिलाकर क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। क्योंकि ये अलजेब्रा का पार्ट है और यहां पर इन सभी टर्म्स को मिलाया जाता है, तो इनको मिलाने पर क्या बनता है? एक्सप्रेशन, जिसको कि हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है? तो 5x + 2, 5x² + 3 + 7 + 7x, ऐसा, ठीक है। और भी बहुत कुछ, x³ + 9, ये सब क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सर एक्सप्रेशन के बाद हम लोग जानते हैं क्या? इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है? क्या नया हो जाता है? कुछ खास नहीं, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं, बस ये ध्यान रखना है इक्वेशन, वर्ड आ रहा है इक्वल से, इक्वेशन, तो इसमें क्या होता है? बस इक्वल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इक्वल के बाद जरूरी नहीं 0 है, 5 लिख दो, मतलब उसमें इक्वल का साइन का यूज किया गया होगा, तो उसको हम कह देंगे क्या? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया इक्वेशन। क्लियर है? अब ये बन गया इक्वेशन। अब सर, अब आपको पता चल गया इक्वेशन ये बन गया, तो इक्वेशन के विषय में हम जानते हैं कि इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहले लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या है सर? जिसका पावर 1 होता है, जिस इक्वेशन का जो डिग्री हो, जो उसका हाईएस्ट डिग्री होता है, अगर वो 1 हो जाए तो उसको कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन, जो कि क्या है? 2x + 5, इसमें x का पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? उसका डिग्री 2 हो जाता है, जैसे 2x² + 3x + 5, यहाँ इक्वल का यूज करते रहेंगे, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू कुछ भी आ जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिर क्या? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक में क्या रहेगा? बस उसमें क्यूब रहेगा इन्वॉल्व, x³ + 3x² + 7 = 10x = 1x, ठीक है। तो ये आपका क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। यहां तक आपको बात समझ में आया कि इक्वेशन क्या है। अब आप देख पा रहे हो कि हाँ सर, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी के विषय पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो होता है ax² + bx + c = 0। यहां पर a b c जो होता है वो कांस्टेंट होता है और x जो है वो आपका वेरिएबल होता है। क्लियर है ये बात? अब ये आपको पता चल गया, तो अब हम लोग यहां से जानेंगे क्या कि जो आपका पहला एक्सरसाइज है, समझ लो ये उस बात को थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आपका पहला एक्सरसाइज है उसमें क्या करता है कि कुछ आपको इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इनमें से बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्यूबिक है। मतलब उसको इक्वेशन के विषय में आपको बताना होता है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, बस क्वाड्रेटिक पूछा ये है या नहीं है। तो अब देखो, एक दो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको अगर दे दिया गया x - 2 का स्क्वायर = x² + 5, तो पूछ देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको क्या करना है? पहले सॉल्व करना। कैसे? हाँ, तो x - 2 का होल स्क्वायर इधर हम लोग ब्रेक कर लेंगे, x² - 2x × 2 + 2²। ये क्या हो गया? x² - 4x + 2 to the 4 = x² + 5। लेकिन यहाँ आप क्या देखोगे कि इधर x² इधर x², ये जब इधर आएगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैसे? x² है, ये प्लस का इधर आ गया माइनस में x² -4x + 4 और -5 = 0। x² आपस में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या बचेगा? -4x और -1 = 0। अब देखो यहाँ पे तो x² वाला टर्म ही खत्म हो गया,
तो क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला आपका टर्म ही खत्म हो गया, तो ये क्या रहा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है सर, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लो 0x² प्लस 0x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको लगेगा हाँ यहाँ x² है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई ना हो रहा सर, तो ये 0 हो गया, प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा ये भी इस केस में। क्लियर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है क्या नहीं है? इस तरह से आप अपने एनसीईआरटी के 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को आप बना लेना, और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि सारा वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारा डिलीटेड है सर, तो वो नहीं बनाना है आप लोगों को। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो देखो अब हम लोगों को क्या जानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में तो हम लोग जान गए। ठीक है, अब आता है इसका सॉल्यूशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन कहने का अर्थ क्या होता है पहले वो जान लो कि x + 2 = अगर 0 दे दिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन होता है x का वैल्यू जो आप निकालते हो, तो ये +2 था, इधर आ गया -2, तो ये जो x का वैल्यू है इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। ठीक है, ये वैल्यू क्या करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो बात आपको ध्यान में होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो x या x बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो कि उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसको कहते हैं हम उसका सॉल्यूशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व 3 तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, 3 मेथड आपको क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका बताया गया। जैसे आप इसको तो बहुत आसानी से आप कर लिए ना, आपके मन में आ रहा है सर 3 तरीका क्या है, ये तो हम ऐसे कर लेंगे। मतलब अगर आपको ऐसे दे दिया जाए x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 प्लस 3 और इधर 2x² इक्वल्स टू 0, बोले इसको आप सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू बताइए, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसको कैसे करें। ठीक है, आप पढ़े हैं एक मेथड, लेकिन यहाँ पे आपको 3 मेथड बताया गया क्लास 10th में। कौन कौन सा मेथड? तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप पहले भी पढ़ के आए हो, क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 9th में पढ़े हो। ठीक है, अब दूसरा मेथड को क्या कहते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। क्लियर हुआ? थर्ड वाले को क्या कहते हैं, थर्ड वाला आपका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसको सॉल्व करते, उसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल सकते हो यहाँ पर। और इसी चीज को बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब समझो बारी बारी से हम लोग एक एक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप क्योंकि पढ़ के आए हो तो इसमें बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ये क्या, एक क्वेश्चन अगर ले लो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करने आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे तो 3 × 6 हो जाता था। 6 को आप फैक्टराइज करते थे कुछ इस तरह से ताकि उन दोनों क्या हो, ऐड करने पर बीच वाला मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आप क्या ले लोगे, 2x ले लोगे कॉमन, x माइनस 1 हो गया, और इधर आप -3 ले लोगे कॉमन तो x माइनस 1 हो गया। x माइनस 1 आपका कॉमन हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम इरेज कर देंगे ताकि हम थोड़ा क्लियर रहे। अब यहाँ से x का एक वैल्यू आ गया 1 और इधर से 2x इक्वल्स टू 3 देन x इक्वल्स टू 3/2। क्लियर हुआ बात? x का एक वैल्यू 1 आया और x का एक वैल्यू 3/2 आ गया। ये हुआ आपका पहला मेथड, बस इतना ही था जो कि आपको पता है पहले से। ठीक है, तो इससे हम लोग बहुत ज़्यादा
मेहनत नहीं करने वाले हैं, ये आपको पता है। अब सेकंड मेथड क्या है सर, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। तो ये आपका डिलीटेड है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा कुछ ही मिला, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये डिलीटेड है। अब लास्ट वाला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम लोग बस अब एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड पढ़ेंगे और आपका चैप्टर समझो खत्म बस यहाँ पे। अब इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जैसे ही इंटर करते हैं, क्वेश्चन मान लो यही वाला हम ले लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, a, b और c तीनों का लिख लेते हो। a ये रहता है, b ये रहता है, c ये रहता है, ठीक है। a क्या हो गया 2, b हो गया -5 और c हो गया 3। अब यहाँ पे आप पहले d निकाल लेना, d फॉर व्हाट, d डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d को आप डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या होता है ये फॉर्मूला इसका, b² - 4ac। अब ये कहाँ से आया सर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका आप डेरिवेशन चाहोगे यहाँ कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो वो हम अलग वीडियो में आपको बता सकते हैं। अब यहाँ पर b² b क्या है, -5 है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 3। कैलकुलेट करोगे, ये 25, ये 24, ये हो गया 1, तो d का वैल्यू आपका 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो इसको फाइंड करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √d/2a -b, b का वैल्यू क्या है सर, -5 ± √d, d का वैल्यू है 1/2a, a है, देख लो इधर 2, क्या हो गया -, +5 ± 1, इधर 2 to 4। ये आपका कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। अब यहाँ कंफ्यूजन आ सकता है, सर ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस करना है या माइनस करना है, तो बाबू दोनों करना है। कैसे, एक बार आप ऐड कर लेना और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। एक बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे हम कर दे रहे हैं 6/4 और एक बार यहाँ पर 4/4। 6/4 क्या हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर 1। क्लियर है यहाँ तक, बस ये आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व करो, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट हम ये बताना चाहेंगे आपको कि d का जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू पे 3 केस अराइज हो जाता है, ठीक है। d का इस वैल्यू पे 3 केस अराइज हो जाता है, वो क्या होता है, तो केस 1 होता है कि अगर d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए, जो कि यहाँ पे था d क्या था, 0 से बड़ा था, तो इस केस में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। तो रूट्स यहाँ रियल नंबर थे, और क्या डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है सर, तो डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग, एक दूसरे से वो अलग होते हैं, ठीक है। रूट्स रियल भी होते हैं और अलग भी होते हैं, तो ये रियल है और अलग है, एक दूसरे से सेम नहीं आ जाते हैं। सेकेंड केस क्या बोलता है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, खुद सोचो, d यहाँ पे 0 से बड़ा हो गया। सेकेंड केस ये हो सकता है कि d जो हो जाए वो 0 के बराबर हो जाए, तो इस केस में रूट्स जो होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में क्या होगा, रूट्स जो है वो रियल तो रहते हैं, ठीक है, रियल तो रहते हैं, रियल फाइंड होते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी 0, अब यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, और इस केस में आप 0 ऐड भी करोगे, 0 सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो जब 0 ऐड करोगे, 0 सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर 5 भी रह जाएगा और यहाँ पे भी 5 भी रह जाएगा, तो दोनों का आंसर 5/4 और 5/4 ही रहेगा, ठीक है। रूट्स रियल तो निकला, लेकिन दोनों सेम हो जाता है उस केस में, ठीक है। अच्छा, और तीसरा केस जो होता है वो बोलता है कि d अगर 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव हो जाए, जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो इस केस में रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में रूट्स जो होते हैं वो रियल ही नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ सर थोड़ा समझाइए। इसका अर्थ ये है बच्चे कि अगर d का वैल्यू माइनस में चला जाए, 0 से छोटा मतलब क्या, माइनस में, तो रूट में अगर माइनस वाला नंबर हो, इस पर हम लोग थोड़ा यहाँ बात कर लेते हैं। रूट में अगर हम -1 लिख दें, इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ को लग रहा हो 1, कुछ को लग रहा -1, लेकिन ये दोनों गलत है, ठीक है।
रूट में कोई सा भी नंबर आ जाएगा तो उसको आप अभी फाइंड नहीं कर सकते, वो कब सीखोगे, वो आप क्लास 11th में सीखोगे। ठीक है, क्लास 11th में आपको ये जानने को मिलेगा कि रूट में अगर कोई सा भी नेगेटिव नंबर है तो आखिर उसका क्या होता है, आखिर उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि आप 11th में जल्द जाने वाले हो कि नेगेटिव नंबर अगर रूट में रहेगा तो वो क्या होता है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ सारा बात। चलो अब हम आप लोगों को 2 मिनट में सारा कुछ रिकॉल करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। रिकॉल क्या करना है सर कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, तो एक वैसा इक्वेशन जिसका की डिग्री 2 हो, उसी को कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका जनरल फॉर्म क्या था, तो जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 हो जाए, वही है जनरल फॉर्म। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 मेथड जाने। 3 मेथड क्या क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है सर, तो वो आप लोग क्लास 9th में क्लास 8 में पढ़ चुके थे, तो वो हो गया क्लियर। अच्छा, दूसरा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, वो क्लास 10th में टर्म 2 के लिए इस बार डिलीटेड है, इसलिए अभी हम उस पर बात नहीं किए। हाँ, किन्हीं को लगता है कि उनको पता होना चाहिए, उनको जानना चाहिए इसके विषय में, तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनको मतलब इस टॉपिक के पे एक वीडियो हम लोग बना सकते हैं। और थर्ड वाला जो चीज है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, वो हम यहाँ समझाएं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या किया, हम पहले a b c लिख लेते हैं। a क्या होता है, x² के साथ जो उसका कोफिशिएंट ऑफ x² इज नोन एज a, इसको आप a बोल देते हो, इसको आप b बोल देते हो, इसको आप c बोल देते हो। फिर यहाँ से आप d निकाल लेते हो, d क्या, b² - 4ac, इस सब से कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो। ध्यान रखना है कि इस चीज को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी को आप कहते हो क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, फिर आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हो। और कभी कभी किसी केस में क्या हो जाता है, d जो है वो 0 हो जाता है, तो ऐसा होगा d अगर 0 से छोटा हो जाता है तो आप ये आगे फिर सॉल्व नहीं हो पाता है, तो आप यहीं पे लाकर क्या लिख देते हो कि रूट्स आर नॉट रियल। अब रूट्स रियल ही नहीं है और हम पढ़े ही नहीं है, रियल नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देंगे अगर कभी d नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को डाउट है कहीं पे किसी पॉइंट पे तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।